हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर चालू है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें कि यूरोपियन या यूरोप की सोसाइटी कैसी थी, तो हमने ये देखा था कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो दो सेक्शन में डिवाइडेड थी। सबसे पहला सेक्शन था दैट वाज द एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। सेकेंड वन वाज द पीजेंट्री। फिर हमने ये देखा था कि जो एरिस्टोक्रेसी है उसके क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। हमें पता था कि वो लोग हाई क्लास लोग थे, उनके खुद के ज़मीन हुआ करते थे, वो ज़्यादा लोग तो नहीं थे, दे वेर लेस इन क्वांटिटी, दे यूज टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। तो हमने उनके बारे में देखा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो सेकेंड क्लास था दैट वाज द पीजेंट्री, वो लोग थे द लो क्लास पीपल, ठीक है। पर क्या हुआ उस समय, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। तो हुआ क्या, जो जो लोग वहाँ काम करते थे तो साथ ही साथ उन लोग ने वहीं पे एरिया में अपने रहने की व्यवस्था कर ली, मतलब उन लोग ने अपने घर बना लिए। तो समय के साथ क्या हुआ कि वो लोग सोसाइटी से थोड़े अलग हो गए, मतलब वहाँ पर यूरोप में एक थर्ड डिवीजन खुद ब खुद बन गया ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उस थर्ड ग्रुप का नाम था न्यू मिडिल क्लास। वो लोग एजुकेटेड लोग थे। हमने ये भी देखा कि उस मिडिल क्लास में डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो भी नेशनलिटी का जो आइडिया आया था, नेशन स्टेट का आइडिया आया था, वो सारा दिमाग, मतलब इनके दिमाग की उपज थी। अब आपको पता होगा कि नेशन स्टेट मतलब क्या होता है। नेशन स्टेट मतलब ऐसा कंट्री या ऐसे स्टेट जहाँ पर लोगों का जो हिस्ट्री है वो कॉमन है, एक कॉमन ट्रेडिशन है, वहाँ का एक कॉमन कल्चर है और एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारा जो आइडिया आया था नेशनलिटी का, वो सारा इन मिडिल क्लास लोगों के दिमाग की उपज थी, मतलब दिस वॉज अ थॉट ऑफ देयर माइंड। उन लोगों के दिमाग में एक चीज और आई, दैट वॉज द लिबरल नेशनलिज्म। अब क्या ये नई चीज थी, तो वो चाहते थे कि उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए। तो उनके दिमाग में और भी कुछ चीज़ें चलती थी, मतलब उस समय जो जो गलत होता था उसके खिलाफ उनके माइंड में आइडियाज आते थे। तो उसी को एक नाम दिया गया, दैट वाज द लिबरल नेशनलिज्म। उसमें उन लोगों ने चाहा था कि सब इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको, मतलब सबको कानून की नज़र में इक्वल समझना जाना चाहिए। जो भी वहाँ गवर्नमेंट बने वो लोगों के एग्रीमेंट से बने, ठीक है। वहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, और सारे सिटीजन्स को राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। वो सब उनके दिमाग में आया और उसी को लिखा गया किसमें, लिबरल नेशनलिज्म में। फिर हमने ये देखा कि इतना करते हुए भी कुछ प्रॉब्लम्स स्टिल यूरोप में थी, और ये जो प्रॉब्लम्स थी वो ड्यूरिंग नेपोलियन के टाइम में भी हमने देखा, और ये नेपोलियन का रूल जब 1815 में ख़त्म हो गया उसके बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम्स थे हमने वो देखा। कि राइट टू वोट तो दिया गया, नेपोलियन के रूल खत्म होने के बाद राइट टू वोट तो दिया गया, पर हुआ क्या, जो भी मैन जिनके पास प्रॉपर्टी थी सिर्फ उन्हीं को राइट दिया गया, वुमेन्स लोगों को और प्रॉपर्टी लेस, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वैसे मैंस को कोई राइट नहीं दिया गया। वहाँ पर क्या था, बहुत सारे कस्टम बैरियर्स थे जिसको क्रॉस करके मर्चेंट लोगों को जाना पड़ता था, और हर बैरियर पर उन्हें 5% टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेट थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेट्स की यूनिट्स थे, मेजरिंग यूनिट्स भी डिफरेंट थे। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी थी। तो उस समय क्या था कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया। अब आप, मैं क्या बोला, द ईयर वॉज 1834, तो आप समझ सकते हैं कि 1834 मतलब जब नेपोलियन का रूल खत्म हो चुका था और अदर 4 कंट्रीज दैट इज ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर रूल कर रहे थे। तो उस समय एक कस्टम यूनियन बनाया गया। उसके तहत क्या हुआ कि जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उन्हें हटा दिया गया, और टोटल वहाँ पे यूरोप में उस समय 30 डिफरेंट करेंसीज थी।
तो उसको हटाकर सिर्फ मतलब 28 करेंसीज हटा दिया गया और पूरे यूरोप में सिर्फ 2 करेंसीज चलने लगी। ठीक है, तो ये था एक रिवीजन जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जब 1815 में मतलब 1815 में नेपोलियन हारा इन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो क्या क्या चेंजेस आए, या ये जो टर्म आया कंजर्वेटिज्म, ये तो नया टॉपिक क्या है जो हमें देखना है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अभी कैसा है कि मैंने आपको क्या बताया कि नेपोलियन का रूल कब तक था, इट वॉज टिल 1815। तो अब नेपोलियन भैया को हराया किसने? नेपोलियन भैया को हराया गया, मिलकर षड्यंत्र किया गया। मतलब अकेले पावर ने नहीं हराया, बल्कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया या ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज लोग मिलकर उन लोगों ने नेपोलियन को हराया है इन द बैटल ऑफ वाटरलू। तो चलो ये पॉइंट को हम पहले लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ईयर में नेपोलियन हारा और किसने हराया और वो बैटल का नाम क्या है। तो इट वॉज नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन 1815 बाय यूरोपियन पावर्स। और वो कौन कौन सी पावर्स थी? ब्रिटेन, रशिया, रूसिया या पर्शिया, जो भी बोले, एंड लास्ट वन इज एंड ऑस्ट्रिया। और किसमें हराया? इन द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, ये 4 कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हराया इन द ईयर 1815। तो ये तो पहली बात हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि ये कंजर्वेटिज्म मतलब क्या, या ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड इन 4 कंट्रीज की दिमाग की उपज थी। मतलब कैसा? तो जो यूरोपियन पावर्स उस समय फ्रांस को रूल किए, उनका सोच कैसी थी? वो चाहते थे कि वहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया जाए ट्रेडिशन को, और वो सारी चीज़ें, ओल्ड चीज़ें, जैसे वहाँ पे पहले मोनार्की रूल था, आपको पता है, वहाँ पे जो भी चर्च थे उनको सारे अधिकार मिलते थे, उनको सुप्रीम माना जाता था, चर्च के पादरी वगैरह को। जो भी वहाँ पर उस समय क्या था, सोशल हायरार्की थी, आपको पता है, एक हायर कास्ट है, जैसे नोबल हो गया, पीसेंट्स हो गए। तो ये सब जो क्लासेस बने थे उस समय, ये सारी चीज़ें हट गई थी। पर क्या हुआ, ये लोगों ने वापस से वो सारी ट्रेडिशनल चीज़ें फ्रांस में लाई। मतलब उनका क्या मानना था कि हम लोग डेवलपमेंट तो करेंगे, पर डेवलपमेंट होना चाहिए पुरानी चीज़ों को साथ लेकर। मतलब उनका पूरा फोकस था कि जो भी हम लोग चेंजेस लाएं, द चेंजेस शुड बी ग्रेजुअल होने चाहिए। और उनने जो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे, उसमें से उन्हें जो अच्छी चीज़ें लगी, उन्हें उसे एज इट इज़ रहने दिया। पर उनने जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें जो नेपोलियन ने लेफ्ट ओवर कर दी थी, उसे अगेन इंक्लूड कर दिया। ठीक है, पर उनने अपनी सोच को मॉडर्नाइज किया। ठीक है, उन लोग ने सोचा कि कैसे हम लोग की इकनॉमी बढ़े, कैसे जो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो रूल बनाते हैं लोग, वो कैसा हो। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने सोचा। तो ये पूरी सोच को ही बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इस सोच को बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो फिर से मैं आपका टाइम, अपना टाइम और नेट बचाते हुए मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म वॉज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी that stressed the importance of the tradition, preferred gradual change to quick change।
अब मैंने आपको क्या बोला कि जो भी ये 4 कंट्रीज लोग थे, इन लोगों की एक कॉमन थिंकिंग थी, या इन लोगों के मन में एक कॉमन कीड़ा आया, दैट इज अ नई सोच आई। दैट सोच वॉज द कंजर्वेटिज्म। मतलब ये चारों का मानना था कि हम क्या करेंगे, हम लोग फ्रांस के ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देंगे और हम लोग जो भी चेंजेस लाएंगे वो चेंजेस ग्रेजुअल होगी, मतलब हौले हौले धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, क्विक चेंज नहीं लाएंगे। और वो सारी चीज़ जैसे कि मोनार्की रूल हो गया, मतलब ऑटोक्रेटिक, और उसके बाद जो चर्च में के हाथ में जो पावर होती थी, वो सारी चीज़ें हम लोग वापस लाएंगे और हम लोग जोर देंगे डेवलपमेंट में। तो इसी सोच को बोला गया है कंजर्वेटिज्म। ठीक है। बहुत लोगों को ये एसएसटी बोर लगती होगी, बोर लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर बोर नहीं लगेगी तो सब लोग पढ़ लेंगे, और सब लोग पढ़ लेंगे तो सब लोग अपने इतिहास को जानने लग जाएंगे। तो वो इतिहास का जानना आपके सोच में दिखेगा, आपके बोलने के तरीके में दिखेगा। जब हम किसी से बहस करते हैं पॉलिटिकल मामलों में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। या हम सोसाइटी में आजकल आपको पता है इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इतनी सारी इंसिडेंट्स हो रही हैं, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि अक्रॉस द वर्ल्ड क्या क्या चीज़ें हुई। तो अगर ये चीज़ बोर लगेगी तभी कम लोग पढ़ेंगे, और ये लोग ये ना सोचकर जो इससे समझे कि यार ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ के देखने में क्या जा रहा है, तो वो लोगों को ही नॉलेज उस सेक्टर में मिल पाता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म था, मतलब ये जो सोच थी, तो उसमें वो और क्या क्या चाहते थे, मतलब या क्या क्या उनने चेंजेस किए। ठीक है। तो हम फीचर्स देखते हैं इसकी, कंजर्वेटिज्म की। तो लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कि कंजर्वेटिज्म जो था, मतलब ये जो सोच थी, जो ये चारों कंट्रीज के दिमाग की उपज थी, इस सोच में क्या क्या चीज़ें आती थी या उनने क्या क्या चीज़ें लाए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वही है कि उन्होंने वो सारा मोनार्की, पावर ऑफ द चर्च, सोशल हायरार्की, वो सबको वापस लाया। मतलब दे ब्रॉट बैक मोनार्की, मतलब वापस से उन्हें बोल दिया कि भैया हो गया, अब लोगों का रोल खत्म, अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्योंकि मोनार्की में होता क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो उन्हें कह दिया कि अब लोगों के रूल खत्म, अब जितना मस्ती करना था आप लोगों को आपने कर लिया, अब वो सारी मस्ती करेगा फ्रांस का राजा। मतलब उनने मोनार्की को वापस ला लिया। और जो भी ये पादरी लोग थे, द फादर्स ऑफ द चर्च, जो भी ये पूजा पाठ कराते हैं चर्च में, उनकी पावर्स को अगेन वापस ला दिया गया। मतलब अगेन उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगा सोसाइटी में। और जो भी ये सोशल हायरार्की थी, मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, नोबल, पीजेंट्स, ये सारी चीज वापस ला दी गई। मतलब अब एक्शन वापस आ चुका था फ्रांस में। ठीक है। अभी एक्शन आया था, अगेन यहाँ पे क्लाइमैक्स आएगा, यहाँ पे खतरनाक वाला सीन आएगा जब सारे ये जो भी चीजें हो रही थी उसके खिलाफ में अगेन लोग आवाज उठाएंगे अपनी। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि उन लोगों ने सारी पहले वाली ट्रेडिशनल चीजों को वापस लाया। सेकेंड चीज जो उन्हें लाई वो ये थी कि अब उनने कुछ चीजें बोली थी, जैसे कि बोले थे कि भैया हम लोग क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब आपको हमारा रूल अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो आप लोग अपनी बात अपने तक ही रखिए। आपको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आप समाज के सामने 10 लोगों के सामने आप ये बोल सको कि नहीं भैया इसका रूल खराब है। मतलब दे डिड नॉट टॉलरेटेड क्रिटिसिज्म। ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है वो ये है कि दे सपोर्टेड ऑटोक्रेसी। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है।
ऑटोक्रेसी मतलब रूल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना जो उसे फॉलो कराने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेथड्स यूज़ करता है, मतलब लाइक अ डिक्टेटरशिप। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई रूल फॉलो कराते हैं तो वहाँ पर हमारे जो वो है पार्लियामेंट्स है, वहाँ पर उसके लिए एग्रीमेंट लेना पड़ता है मेंबर्स लोगों से, उसके बाद कोई रूल फॉलो होता है। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता। पर उस समय क्या था, ये जो लोग थे जो उनके दिमाग में आया था कंजर्वेटिज्म। अब सोच सकते हो ये वर्ड आया क्यों का, बिकॉज वो लोग अपने ट्रेडिशन को क्या कर रहे थे, कंजर्व। ठीक है, तो इसीलिए शब्द आया कंजर्वेटिज्म। तो वो चाहते थे कि वहाँ पे रूल होना चाहिए ऑटोक्रेसी का, तभी जाकर फ्रांस डेवलप कर पाएगा। मतलब अगर लोगों के अंडर में छोड़ दिया हम लोग ने तो देश के लोग तो डुबा देंगे देश को। इसीलिए वो चाहते थे कि भैया पूरा रूल एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, या अगर किसी पर्टिकुलर अगर हम डिवीजन भी करते हैं उस फ्रांस का, तो हर सेक्शन का जो एक हेड होना चाहिए वो एक लाइक अ डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सपोर्ट करते थे किसको, ऑटोक्रेसी को। ठीक है, और वो क्या करते थे कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही हो जिस जो मतलब जो ये बताए कि भैया ठीक है ये ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये सही नहीं है, तो वो सारे एक्टिविटीज़ को लोग बंद करवा देते थे। मतलब अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, मोर्चा निकाले हुए आंदोलन लेकर बैठा है, अनशन पे बैठा है, और वो ये बताना चाह रहा है उस अनशन से कि भैया हम लोग खिलाफ है इस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, तो ऐसे टाइप की कोई एक्टिविटीज़ को वो होने ही नहीं देते थे। और एक फोर्थ चीज़ जो उनने किया जिससे बहुत ही लोगों का दिमाग खराब हुआ, और इसी फोर्थ चीज़ के कारण एक नई पार्टी बाहर निकल के आई। पार्टी मतलब एक नया दल, दैट वाज द रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, वहाँ पे भी एक क्रांतिकारी लोग आए बाहर निकल के कि तुमने ऐसे कैसे ये कर दिया, देख लेंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या था कि उनने क्या किया, सेंसरशिप बनाया। मतलब इनने भी क्या किया, सेंसर बोर्ड बनाया जो पूरे न्यूज़पेपर, मतलब जो भी न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ छपेगी, जो भी बुक्स उस वहाँ पे प्रिंट होंगे, जो भी ड्रामाज सॉन्ग्स वहाँ बनेंगे, उस सबको वो बोर्ड पहले खुद सुनेगा, देखेगा या रीड करेगा, उसके बाद ही वो लोगों तक पहुँचेंगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या हुआ था, जो भी फ्रीडम था मीडिया का, दैट वाज द न्यूज़पेपर, वो उनसे छीन लिया गया। मतलब एग्जैक्ट देश में हो क्या रहा है लोगों को पता ही नहीं चलता था। बिकॉज आपको भी पता है कि अभी हमारे पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, टीवी है, पर उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय इस चीज़ का सोर्स या तो सुनी सुनाई बातें होती थी जिसको हम अफवाहें कहते हैं, रूमर्स, या तो न्यूज़पेपर्स होते थे। तो न्यूज़पेपर्स पे ही अगर हमें ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलने लगे तो हम लोग तो वही चीज़ इन्फॉर्मेशन को मानेंगे। इसीलिए ये कंजर्वेटिज्म में जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल दिया, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मतलब यही लोग जिनकी सोच कंजर्वेटिज्म में, जिनकी सोच में ये कंजर्वेटिज्म आया था कि हमें अपने ट्रेडिशन को मेंटेन करके रखना है, वो लोगों को बोला जाता है कंजर्वेटिव्स। तो फोर्थ पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि उनने क्या किया, दे इम्पोज्ड censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs। अब वो सॉन्ग्स कौन से, जो रिफ्लेक्ट करें, मतलब द सॉन्ग्स रिफ्लेक्टिंग द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, ठीक है, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन फैक्ट्स। ठीक है, मतलब उनने क्या किया, एक लॉ बना दिया या एक बोर्ड सेटअप कर दिया जिसका काम था कि न्यूज़पेपर में क्या क्या छप रहा है वो सब कुछ ये बोर्ड पहले देखेगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसको बिल्डअप करेगा, उसके बाद ही वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में छपी जाएंगी। और जो भी बुक्स, प्लेस या सॉन्ग्स होते थे वो सबको पे कुछ लॉ लगाए गए थे। सॉन्ग्स में मतलब कोई
आइडिया, ऐसा मतलब ऐसा कोई भी चीज़ संदेश नहीं होना चाहिए कि जिससे लोगों को लगे कि नहीं भैया हमको आज़ादी चाहिए। और जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें कोई सॉन्ग्स या कोई न्यूज़पेपर्स में नहीं छपनी चाहिए, ताकि वो सॉन्ग्स और उस चीज़ को सुनकर हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। जैसे क्या होता है, हम लोग को बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं या फिर कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख लेंगे, फिर आ जाती है अंदर पूरी क्रांतिकारी वाली एनर्जी। पर होता क्या है, थोड़ी देर बाद हम अगेन वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो ना, इसीलिए जो एक कंजर्वेटिव्स लोग थे उनने बोला कि कोई भी सॉन्ग नहीं बनेगा जिसमें देशभक्ति हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे कि जो भी कंजर्वेटिज्म था, कंजर्वेटिव लोग थे, उनने क्या किया, मोनार्की को वापस लाया, चर्च के सारे रूल दे दिए गए, सारे सोशल हायरार्की मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, नोबल, पीजेंट, इस सबको वापस ला दिया गया। वो लोग बोलते थे कि तुमको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, कोई बकवास नहीं करेगा, मतलब उन लोग क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे, डंडा मारेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था कि वो लोग सपोर्ट करते थे ऑटोक्रेसी को, कि हम रूल एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देंगे कि जो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। और फोर्थ पॉइंट ये था कि जो भी न्यूज़पेपर में छपेगा, सॉन्ग्स आएंगे उस वहाँ पे, मैशअप हो, डीजे वाले हो, कोई भी सॉन्ग्स आएंगे, वो सॉन्ग्स बस एंजॉयमेंट के लिए होंगे, उसमें कोई लिबर्टी का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कोई चीज़ का जिक्र नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे फीचर्स कंजर्वेटिज्म्स के। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या है। तो हुआ क्या, जब ये चारों लोग मिलके, चारों लोग कौन कौन थे थोड़ा हम याद करें, तो उसमें था ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। ये चारों लोग मिलके वियना में पार्टी करने बैठ गए। अब पार्टी करने बैठे तो वहाँ उस पार्टी में जो हेड व्यक्ति था, मतलब वो जो मीटिंग हुई थी वियना में, उसका हेड था एन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अब वहाँ पे पार्टी करते 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 उनके दिमाग में आया कि भैया अगर देश को चलाना है, इतने बड़े चीज़ों को चलाना है हमें, तो वहाँ पर हमें कुछ रूल्स तो बनाने पड़ेंगे या कुछ टर्म्स कंडीशंस रखनी पड़ेंगी जिसको फॉलो करते हुए आगे का काम होगा। ठीक है, मतलब मुर्गा और का खाते हुए, दारू वारू पीते हुए ये लोगों ने मिलके कुछ क्लॉज रख दिए, मतलब कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें उन्हें रखा, उसे एक जगह लिखी गया, मतलब प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा। दैट वॉज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चीज़। तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये पार्टी कहाँ पे हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन दी वियना 1815 में। मतलब जब उनने हरा दिया नेपोलियन को, खुशी उनसे संभाली नहीं गई और वो खुशी में पार्टी सेलिब्रेट किया वियना में। ठीक है, और उस पार्टी के जो हेड थे, मतलब उस मीटिंग के जो हेड थे, वो थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं। हम लिखेंगे एन या अ लिखते हैं, अ मीटिंग वॉज अरेंज्ड इन वियना। ठीक है, और एंड द हेड ऑफ इट was Austrian Chancellor Duke Metternich। ठीक है, तो वो जो मीटिंग हुई थी वियना में, उसके चांसलर थे, मतलब उसके हेड थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर में कुछ क्लॉज लिखे गए थे, हम लोग वो क्लॉज को देख लेते हैं, मतलब क्या क्या रूल्स थे या क्या क्या चीजें थी। तो मेन क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815 वेयर, मतलब कुछ रूल्स लिखे गए थे ट्रीटी ऑफ वियना, मतलब जो एग्रीमेंट साइन की गई थी
उसमें कुछ चीज़ें थी। अब ये ट्रीटी साइन क्यों की गई थी, ताकि जो नेपोलियन के टाइम में जो रूल था उसमें कुछ चेंजेस लाने थे उन्हें, तो उसे प्रॉपर एक एग्रीमेंट में लिखा गया। मतलब वहाँ के लोग, हमारे यहाँ के देखो, अगर हमारा इंडिया होता तो किसी के अगर हाथ में, दारू वाले के हाथ में बाटली आ गई, क्यों, मुझे तो नहीं लग रहा वो पेन उठाने वाला है, क्योंकि अगर वो पेन उठा भी लेगा तो कुछ लिखेगा नहीं। पर वहाँ पे देखो पार्टी हो रही थी, पार्टी में दारू था, मटन था, सब था, पर वहाँ पे उन लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर ली। ठीक है। अब अगर हम देखें तो अभी इस एग्रीमेंट में कौन कौन लोग होंगे, मतलब किस किस कंट्री के होंगे, तो भैया जो लोग मिलके वॉर किए हैं, जो जीते हैं, उनके ही हेड होंगे। वो कौन कौन लोग थे? ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था, रशिया था, प्रूशिया था। ये पर्शिया नहीं है, ठीक है, पर्शिया नहीं है, आप लोग उसको मिस्टेक मत करिएगा। पर्शिया इज़ अ कंट्री इन एशिया, एशिया में आता है पर्शिया, पर हम बात कर रहे हैं यूरोप की। तो पर्शिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रूशिया, ठीक है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है एज वेल एज देयर लोकेशन, वो दोनों डिफरेंट है। तो इसको आप प्रूशिया पढ़ सकते हो, या गूगल पे थोड़ी मेहनत करके सर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू प्रोनाउंस प्रूशिया। ठीक है। तो अगर हम लॉज की बात करें, या क्या क्या क्लॉज आए थे उस ट्रीटी ऑफ वियना में, तो वो हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से बहुत लोगों को बोरिंग लगेगा, फिर से मैं कह रहा हूँ बोरिंग लगना भी चाहिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा ट्रीटी ऑफ वियना में, वो ये था कि एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था बॉर्बन डायनेस्टी। एक साम्राज्य था जो फ्रांस से निकाल फेंका था। नेपोलियन ने इस डायनेस्टी को फ्रांस से अलग कर दिया था, बेचारों को घर से बेघर कर दिया था। पर ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया, इन कंजर्वेटिज्म लोगों ने या कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, उस बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर्ड किया, मतलब वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। इसका मतलब उसे अगेन फ्रांस में इंक्लूड करा दिया गया था। वे सोचने की बात है कि नेपोलियन ने बॉर्बन डायनेस्टी को रिमूव क्यों किया, या आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिएगा, अपने हाथों को चलाइएगा, गूगल करिएगा और फाइंड करिएगा कि नेपोलियन ने बॉर्बन डायनेस्टी को क्यों फ्रांस से रिमूव किया था। पर इनने क्या किया, वो भैया उसने बाहर निकाला, आउटगोइंग किया, और इन लोगों ने क्या किया, अगेन उसको इनकमिंग कर दिया, उसको अगेन फ्रांस में इंक्लूड कर दिया। ये क्या है, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं लिख देता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट French expansion in future, that is future। अब क्या हुआ था कि अब आपको पता है नेपोलियन क्या कर रहा था, आर्मी जमा की थी, याद आ रहा होगा आपको, सारे छोकरे लोग जो घर में आराम कर रहे थे उनको सबको बाहर निकाल के ज्वाइन किया था फ्रेंच आर्मी में, ताकि वो पूरा यूरोप हड़प कर सके। तो इनने क्या किया, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब फ्रांस की बाउंड्री यहीं तक है, मतलब बच्चों अब आपकी राज्य यहीं तक रहेगा, अब फ्रांस आगे एक्सपांड नहीं हो सकता। मतलब उनने उसकी बाउंड्रीज को चारों तरफ से घेर लिया, मतलब उसकी बाउंड्रीज को प्रिवेंट कर दिया कि आगे वो एक्सपांड ना हो सके। ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, बॉर्बन डायनेस्टी जिसको नेपोलियन ने बाहर फेंका था, उसको अगेन इनकमिंग करा दिया, मूवी से बाहर निकाला था, मूवी के अंदर ला दिया। सेकेंड पॉइंट क्या था, उन्हें पूरा कोशिश किया, बाउंड्री सेटअप कर दिया ताकि फ्रांस का आगे एक्सपांशन ना हो सके। ठीक है। ये तो होगा पहला 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट याद करने का अच्छा तरीका है, मैंने भी ये तरीका एक वीडियो से देखा। ठीक है। तरीका क्या बताया कि आपको पता है टोटल 4 कंट्रीज थी, क्या क्या थी, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। तो ये 4 कंट्रीज थी। तो हुआ क्या, जब ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया तो इसमें जो ब्रिटेन था ये बड़ा समझदार निकला, ये बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कैश भी नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम हरा कर ही खुश हैं।
तो इसको निकाल दो तो टोटल 3 कंट्रीज बची। कौन कौन? प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। तो हुआ क्या, कुछ कुछ चीज़ें इन तीनों कंट्रीज को दे दी गई। अब वो चीज़ें क्या थी? मच्छर आया पढ़ने के लिए। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं कि जो प्रूशिया था, क्या था ये? प्रूशिया। इसको क्या दिया गया? इसको कुछ न्यू टेरिटरीज दी गई। मतलब प्रूशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज टू इट्स वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम। पश्चिम मतलब उस प्रूशिया के पश्चिम इलाके में जो भी न्यू टेरिटरीज थे वो सब इन्हें दे दिया गया। मतलब बोला गया कि ये लो भैया मजे करो, ठीक है। तो इन द वेस्ट दिया गया एंड अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। नया वर्ड है, मेरे को भी नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया का नाम होगा। तो उन्हें क्या किया गया? प्रूशिया को उनकी जो पास में जो वेस्ट में जो टेरिटरीज थी वो उन्हें एज अ गिफ्ट दे दिया। मतलब दारू के बॉटल के साथ ये टेरिटरीज भी दे दी गई, एज वेल एज सेक्सोनी का एक छोटा सा पार्ट भी दे दिया गया। अब ये तो प्रूशिया को मिल गया बॉटली के साथ टेरिटरी फ्री, ये खुश। अब ये चले गया अपने घर। अब सेकंड बात है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया बोला हमें भी बाटली चाहिए और बाटली के साथ कुछ और भी चाहिए। तो इसको मिल गया कंट्रोल नॉर्थ इटली, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। मतलब इसको दे दिए बाटली के साथ इटली फ्री। इटली नहीं, इटली है वो। इटली का नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ इटली थी उनको एज अ गिफ्ट ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। मतलब आप वहां पे रूल करिए, अपना डिक्टेटर को बैठाइए, अपने वहां पे ऑटोक्रेसी चलाइए, ठीक है। अब बात रही फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ अब कौन बच गया? प्रूशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ब्रिटेन तो वैसे ही दारू पी के खुश। बचा कौन? रशिया। तो रशिया को क्या मिला? तो रशिया को मिला वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, और इनको पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया, ठीक है। तो हमने कैसे कैसे पॉइंट याद रखोगे आप लोग? सबसे पहले क्या किया? बॉर्बन डायनेस्टी का इनकमिंग पिक्चर में, फिर उनको घेर दिया चारों तरफ से। मतलब अब भैया फ्रांस का एक्सपांशन नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट हमने बोला कि प्रूशिया को कुछ मिला। फोर्थ पॉइंट में ऑस्ट्रिया को कुछ मिला। फिफ्थ पॉइंट में रशिया को कुछ मिला, ठीक है। और सिक्स पॉइंट में क्या किया कि जो भी बेचारे फ्रांस लोगों ने मतलब नेपोलियन ने जितनी भी मेहनत करके लड़ाई करके नए नए बच्चों को परेशान करके क्या किया, जो भी टेरिटरी हड़पी थी एनेक्स्ट किया था वो सारी टेरिटरीज को फ्रांस से फ्री कर दिया गया। मतलब फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड। मतलब हड़प लिया था, हरा दिया था, मतलब हरा कर उसे अपने अंडर कंट्रोल में ला लिया था। तो वो सारे टेरिटरीज फ्रांस के हाथ से चले गए, ठीक है। मतलब सारी केरे कराए पर इन चारों लोगों ने दारू के साथ पानी फेंक दिया। तो सेवेंथ पॉइंट क्या था कि उनका ये सारा पार्टी करने के पीछे नेपोलियन को हरा कर उनका मेन था क्या एम? उनका ये था कि वापस हम लोग फ्रांस में पूरे यूरोप में मोनार्की रूल लाएंगे और वहाँ पर एक नया आइडिया क्रिएट करेंगे। और वो आइडिया था कंजर्वेटिज्म का। फिर से आपको याद होगा कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल मतलब एक राजनीतिक सोच है जिसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है ट्रेडिशंस को, प्रिफर किया गया है ग्रेजुअल चेंज को, और सारे मोनार्की पंडित लोग मतलब चर्च के जो पादरीज थे सारे अधिकार, सोशल हायरार्की सारे रिटर्न लाए गए। मतलब ये जो ट्रीटी ऑफ वेना थे उसमें ये भी कुछ लिखा गया कि सारे जो भी मोनार्की रूल थे उसे अगेन रिस्टोर किया जाए, और उसमें भी मेंशन कर दिया गया था द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म। 8 पॉइंट था कि जो भी जर्मन ये कन्फेडरेशन है, ठीक है, द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वाज सेट अप
दैट वॉज सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। अब ये क्या फंडा है? तो ये फंडा ये है कि उस समय यूरोप में एक कन्फेडरेशन बनाया गया था जिसका नाम गया था, मतलब ये एक एसोसिएशन है, जर्मन जर्मन कन्फेडरेशन इज अ एसोसिएशन जिसके अंडर 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स आते हैं। ठीक है, एक एसोसिएशन बनाया गया था उस समय जिसके अंडर में 39 जर्मन स्पीकिंग मतलब जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे। तो उस एसोसिएशन को इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब उसको एज इट इज रहने दिया। मतलब वहां पर ये शो कर रहा है कि देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो टोटल 8 पॉइंट्स क्या याद रखेंगे? सबसे पहले बॉर्बन डायनेस्टी मूवी में आई, फिर वहां पर उनको घेर लिया चारों तरफ से, मतलब वहां पे कोई सेटअप, पूरा बाउंड्री सेटअप कर दिया। फ्रांस आगे एक्सपांड नहीं हो सकता। प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज मिली उसके वेस्ट में, और एक पर्सन मिला था ऑफ सेक्सोनी। ऑस्ट्रिया को मिला कंट्रोल नॉर्थ इटली का। रशिया को मिला पार्ट ऑफ पोलैंड। और बेचारा फ्रांस जो भी टेरिटरीज उसको मिली थी अंडर द नेपोलियन, वो सारी टेरिटरीज उनसे छीन ली गई। और 7th पॉइंट था कि उनका मेन एम क्या था कि मतलब वापस मोनार्की आए, और ये जो उनके दिमाग में आइडिया था कंजर्वेटिज्म का, वो पूरे यूरोप में जाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट था कि जो एसोसिएशन बना था उस टाइम में, नेपोलियन के टाइम में, दैट वाज द जर्मन कन्फेडरेशन। उसके अंडर में 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे। तो उस एसोसिएशन को कुछ भी नहीं किया गया, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। ठीक है, तो ये था ट्रीटी ऑफ वेना, जिसको 4 कंट्रीज के हेड लोग मिलकर पार्टी करते करते साइन कर दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये चीज़ तो हो गई, पर अगर इसके खिलाफ कुछ लोग सामने आए, वो लोग थे द रिवॉल्यूशनरीज। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय। फिर से कल दिल थाम कर, दिल खोल कर इंतजार करिएगा आगे के पार्ट पढ़ने के लिए।